शार्क टैंक जब इंडिया में शुरू हुआ था तो इसका मोटिव था लोगों को बिजनेस के बारे में अवेयर करना और एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग करना, जो काफ़ी हद तक सीजन 1 में हुआ भी। उसके बाद सीजन 2 और सीजन 3 में हुआ सिर्फ दोगलापन। सीजन 1 की टीआरपी ऑल टाइम हाई पर थी, लेकिन उसके बाद सीजन 2 और 3 कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चला। कारण सिर्फ एक, जो शो बिजनेस के लिए शुरू हुआ था आज की डेट में वो मार्केटिंग और एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म बन गया। एंटरटेनमेंट। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शार्क्स ने आज तक अपनी कमिटमेंट्स कभी पूरी ही नहीं की जो वो करते हैं पिक्चर्स से। सीजन 1 में इन्होंने कहा था कि 65 डील्स में इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें से आज तक सिर्फ 28 में ही फंडिंग हुई है, यानी कि 40% ही डिलीवर किया बस। सीजन 2 में भी इन्होंने 165 लोगों को कमिटमेंट की थी ऑन एयर, जिसमें से सिर्फ 90 लोगों को ही इन्होंने फंडिंग करी। सीजन 3 में भी 115 लोगों को कमिटमेंट की थी, जिसमें से सिर्फ 72 लोगों को फंडिंग मिल पाई। और ऐसा भी नहीं है कि इन कंपनियों को 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने में फंडिंग मिल गई हो। 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया इन सबको ये फंडिंग मिलने में। लेकिन ऐसा होता क्यों है? जब आपने एक बार ऑन एयर कमिटमेंट कर दी, उसके बाद भी फंडिंग दी क्यों नहीं जाती? अश्नीर ग्रोवर ने कहा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शार्क्स के पास खुद ही पैसे नहीं होते देने के लिए, और शार्क्स सिर्फ इस शो पर अपनी खुद की मार्केटिंग के लिए आते हैं। शार्क्स के पास पैसे कहाँ से आते हैं? उनके पास भी तो अपने शेयर्स बेच के सेकेंडरी करे तभी यू विल गेट अ पीस ऑफ gold, no? So 2021 everyone had a good secondary market. I had done secondary, everyone else had done secondary, so everyone was flush with cash. ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े थे तो आप खेल सकते थे। 2022 में तो किसी का सेकेंडरी नहीं हुआ, तो शार्क्स के पास पैसे ही नहीं थे, तो बहुत ही सही सिचुएशन थी, मार्केट की फटी पड़ी है। शो का रूल है कि शार्क्स अपने खुद की मार्केटिंग नहीं कर सकते। फिर भी अमन गुप्ता आपको अलग अलग तरह की वॉचेस पहने हुए दिखाई देते हैं बोट की, और पीयूष बंसल जो है वो अलग अलग तरह की स्पेक्स आपको लेंस कार्ड के पहने हुए दिखाई दे जाते हैं। इनफैक्ट पीयूष कई बार तो इतना खो जाते हैं कि शार्क टैंक की कुर्सी पर बैठकर पिक्चर्स को बोल देते हैं, हाय विदुषी, वेलकम टू लेंसकार्ट। जो शार्क्स शो पर बैठकर स्टार्टअप्स को जज कर रहे होते हैं, उन्हें बिजनेस करना सिखा रहे होते हैं। सच तो ये है कि शो खत्म होने के बाद वो खुद के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे होते हैं। 2023 में ये ऑलरेडी काफी बड़े फंड्स रेज कर चुके हैं, या तो फिर आईपीओ लाने की तैयारी में लगे हुए हैं। कार देखो ने 50 से 60 मिलियन का राउंड, और पीयूष बंसल ने भी काफ़ी बड़ा फंडिंग राउंड उठा लिया है, और आजकल ये फंडिंग से ज़्यादा आईपीओ लाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। अमन गुप्ता हो, पीयूष बंसल हो या अनुपम हो, इन सभी ने किसी ना किसी फोरम पे ये बोला है कि ये आने वाले वक्त में आईपीओ प्लान कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों ने आईपीओ के लिए फाइल भी कर दिया और एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, ओयो ने 2021 में आईपीओ के लिए फाइल किया था। 2022 में इनका जो मेजर इन्वेस्टर है सॉफ्ट बैंक, उन्होंने इंटरनली इनकी वैल्यूएशन को कम कर दिया, और इस इंफॉर्मेशन को ओयो ने सेबी से छुपाया, जिसके बाद सेबी ने इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। फिर 2023 में इन्होंने फिर से फाइल किया, और इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ ही रही है। आप शार्क टैंक अमेरिका और शार्क टैंक इंडिया को ही कंपेयर कर लो, इनमें सबसे बड़ा फर्क यही है कि उनकी सारी कंपनीज अमेरिका वालों की प्रॉफिट में है, और जो हमारे यहाँ के शार्क्स हैं इनकी सारी कंपनीज लॉस मेकिंग है। अब विनीता का एग्जांपल ले लो, 2023 में इन्होंने 76 करोड़ का लॉस बुक किया, 2022 में 75 करोड़ का, और इससे पहले के सालों में भी इनकी कंपनी लॉस मेकिंग ही रही है। मतलब काफ़ी कंसिस्टेंट है ये लॉस मेकिंग में। अनुपम मित्तल भी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे ब्रांड्स भी लॉन्च किए, शादी.com, मकान.com, मौज मोबाइल, लेकिन शादी.com को छोड़कर इनके सारे ब्रांड्स पंचर हो चुके हैं, और शादी.com के फाइनेंशियल तो ये कभी बताते ही नहीं है। पीयूष बंसल बार बार हर पिक्चर से प्रॉफिट का पूछते रहते हैं, लेकिन इनकी खुद की लेंस कार्ड का प्रॉफिट का कुछ अता पता नहीं है। $4 बिलियन की वैल्यूएशन है और लॉस 100 करोड़। फिर भी शार्क टैंक पे आए किसी भी एंटरप्रेन्योर को क्रिटिसाइज करने में पीछे नहीं रहते ये। आप ना एंटरप्रेन्योर थोड़े इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर ही नहीं आ रहे हो। नमिता को ही देख लो, ये उन लोगों को बैठ के जज कर रही हैं जिन्होंने अपने दम पर अपना बिजनेस शुरू किया है। क्या नमिता सच में शार्क बनना डिजर्व करती हैं? क्योंकि इनका एमक्योर फार्मा इनके पिताजी ने शुरू किया था, और आज की डेट तक उसके सीईओ इनके पिताजी ही हैं। सिर्फ एक शार्क अमन गुप्ता प्रॉफिट बना रहे हैं, वो भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बाकियों से बेटर है। अब बात यह है कि जिनके खुद का बिजनेस का कोई ठिकाना नहीं है, लॉस कर रहे हैं, इंटरेस्टिंगली वो दूसरों को प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्ञान दे रहे हैं। किसी और का कैश ले लेकर खुद की गाड़ी चल रही है, लेकिन दूसरों को कैश फ्लो का ज्ञान दे रहे हैं। इनको अच्छी तरीके से पता है कि जो एंटरप्रेन्योर इनके टैंक पर आ रहा है वो नया है, उसे बिजनेस में अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बावजूद इसके
गिद्धों की तरह ये झुंड बना लेते हैं और सारे मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। इतनी वैल्यूएशन तो बनती ही नहीं है, इतनी सेल ही नहीं है, अरे इसमें तो इतना मार्जिन ही नहीं है, 50 नहीं 25 लाख ही देंगे, 2% इक्विटी से हमारा क्या होगा। अगर हमारा टाइम चाहिए तो कम से कम 5% देना होगा। और कंटेस्टेंट जो होता है वो भी नर्वस होकर इन्हें अपनी इक्विटी दे आता है। और मैं पिचर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को भी यही कहना चाहूँगा कि इक्विटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, उसे ऐसे ही मत दो। आपको फंड्स देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं ये लोग आपके ऊपर। अगर ये लोग आपको पैसा देते हैं तो बदले में इक्विटी भी लेते हैं, मतलब बात बराबर की है। अगर गलती से टैंक पर इनका कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है तो अलग अलग बहाने देकर, अलग अलग रीजन देकर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। रीकोड के फाउंडर्स को सिर्फ इन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो लोग नमिता के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स थे। नमिता ने तो ओपनली कहा कि ये मेरे दोस्त का कॉम्पिटिटर है, सो आई एम आउट। एज अ प्रिंसिपल मैं अपने फ्रेंड्स के कंपेटिटर में कभी इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। फिर इनका कंपटीशन है ही नहीं ना मैंने हैमर में किया था, ना ये मेकअप लाइन, किसी भी मेकअप लाइन में मैं करूंगी। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। अमन ने भी कुछ ऐसा ही रीजन देकर खुद को डील से आउट कर लिया। और इस बीच नमिता इन दोनों को फ्लाइंग किस दे रही थी, जबकि रिकॉर्ड के बिजनेस मॉडल में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। साल 2022 में 15 करोड़ की सेल की इन्होंने, 2023 में 12 करोड़ की सेल की। इसके अलावा 70-80 लाख रुपए का प्रॉफिट भी बना रहे थे ये लोग। बावजूद इसके इनके फाउंडर्स को खाली हाथ शार्क टैंक से वापस जाना पड़ा। और ये चीज शार्क टैंक में नेपोटिज्म को क्लियरली दर्शाती है। बॉलीवुड का हाल भी कुछ ऐसा ही था कुछ सालों पहले। उनको तो सबक सिखा दिया जनता ने, और अब धीरे धीरे शार्क टैंक को भी सबक सिखा ही रहे हैं। सीजन 1 को अगर छोड़ दें तो बाकी दोनों सीजन की टीआरपी धड़ाम से गिर गई है। कभी ये लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए कपिल शर्मा शो पर जा रहे हैं तो कभी केबीसी पर जा रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा इन्हें। अब सीजन 4 में फ्लाइंग बीस्ट की एड चला रहे हैं, शायद उनके भरोसे ही कुछ टीआरपी बढ़ जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसके भरोसे ये सीजन 4 को हिट कराना चाह रहे हैं उसके तो खुद अपने चैनल पर ही व्यूज़ नहीं आ रहे। डे बाई डे अगर उनकी वीडियोज़ को देखो तो व्यूज़ घटते ही जा रहे हैं फ्लाइंग बीस्ट के। और अगर फ्लाइंग बीस्ट की व्यूवरशिप इतनी अच्छी आ ही रही होती तो वो खुद शार्क टैंक का सहारा लेते ही क्यों, जबकि सारी दुनिया अब शार्क टैंक को एक बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में देखती है। रोडीज या स्प्लिट्सविला तो देखा ही होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सेम फॉर्मेट पर ये शो भी चल रहा है। ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करना, इमोशनल सीन्स क्रिएट करना, इन शॉर्ट बिजनेस को छोड़कर बाकी सारा ड्रामा हो रहा है इस शो के ऊपर। और इस बात को एंटरप्रेन्योर्स भी काफ़ी हद तक समझ गए अब, और इसीलिए वो इस शो पर फंड रेज करने के लिए नहीं आते हैं बल्कि अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आते हैं। ऑब्वियसली नेशनल टीवी पर अगर आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट दिखेगा तो मार्केट में सेल उसकी बढ़ाने में हेल्प मिलती ही है। शो को कोई फ़ायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन शार्क्स को पूरी माइलेज मिल रही है इस शो से। एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे समझो कि जितने भी शार्क्स हैं इस शो पर उनको 5 से 10 लाख रुपए मिल रहे हैं पर एपिसोड, लेकिन एक्चुअल में इनको मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो इस अमाउंट से बहुत ज़्यादा है। इस चार्ट को देखिए, शार्क टैंक से पहले इनके 10 से 20 हज़ार फॉलोवर्स ही होते थे, जो कि आज मिलियंस में है। एक बार अश्नीर ने भी कहा था कि इतना पैसा उन्होंने कभी अपने बिजनेस से नहीं कमाया जितना उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर बन के कमा लिया। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला MBA, बैंक, स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। इससे क्लियर है कि कहीं ना कहीं इन्हें फ्री में मार्केटिंग भी मिल रही है और फेम भी, लेकिन जो शो है उसको लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अगर ऐसी ही टीआरपी शो को लगातार मिलती रही तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगला सीजन शार्क टैंक का आए ही ना। शो को जरूरत है कुछ अच्छे कॉम्पिटेंट शार्क्स लाएं जो शो में फंडिंग भी करें और शो को एक अच्छा बिजनेस फॉर्मेट बनाएं, ना कि भिंडी बाजार। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।